एक विधवा औरत अपने बच्चे को मार रही थी। मैंने पूछा तो बोली ये स्कूल जाने के बजाय आवारागर्दी करता रहता है। मुझे उस बच्चे पर तरस आया। अगले दिन जब मैं सब्जी मंडी गया तो वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने मंडी में सब्जियां उठा रहा था, फिर बाजार लाकर बेचने लगा। लोग उसे मारते धुतकारते सब्जियां बेचकर उसे जो पैसे मिले, मैं समझा कि शायद बच्चा उनसे खाने पीने की चीजें लेगा, मगर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब वो बच्चा एक दुकान पर जाकर बोला कि मैं अपने ही ध्यान में चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी और मैं बहुत खुश था। सोच चुका था कि इन पैसों से क्या कुछ करना है। मेरे अपने घर के हालात भी कुछ अच्छे न थे। गरीबी में ही जिंदगी काटी थी, दर दर की ठोकरें खाई थी, कहाँ कहाँ अपने जूते नहीं घिसे थे। और आखिरकार जब अब आ जाकर मेरी नौकरी यहाँ पर लग चुकी थी, जहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी। आज अपनी पहली सैलरी लेकर देखकर मैं बहुत खुश था। सोचता हुआ जा रहा था कि पैसे जाकर पहले अपनी माँ के हाथ पर रखूंगा, फिर माँ जो पैसे देंगी उनसे सौदा लाऊंगा। बहन को जलेबी बहुत पसंद है, उसको जलेबी ला कर दूंगा और अपनी माँ के लिए सबसे पहले 2-3 सूट नए बनवाऊंगा। उनके सारे सूट फट चुके थे। साथ ही ये भी सोचने लगा कि बस जैसे जैसे पैसे ज़्यादा मिलते जाएंगे मैं अपना घर भी नए सिरे से बनवा लूंगा। बहुत पुराना हो गया है, किसी दिन खुद पर ही ना आकर गिर जाए। ये सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अब बस मेरे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आया, क्योंकि मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे कोई उसे बुरी तरह से पीट रहा हो। वो रोकर ये भी कह रहा था कि अब नहीं करूँगा, मत छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन एक बार फिर वो चिल्ला उठा। ऐसे लग रहा था जैसे इसे कोई बहुत पीट रहा हो और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हो। ये आवाज़ सामने वाले ही घर से आ रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उस घर के पास गया तो इत्तेफाक से घर का दरवाज़ा थोड़ा बहुत खुला हुआ था। थोड़े बहुत खुले हुए दरवाजे से जब मैंने अंदर देखा, मेरी ताका झांकी की आदत न थी, ना ही आज से पहले मैंने कभी खुले हुए दरवाजों से घर में क्या चल रहा है ये सब कुछ देखने की कोशिश की थी। लेकिन आज मैं जिज्ञासा के हाथों में मजबूर हो गया था कि ये कौन था जो उस बच्चे को इस कदर जालिमों की तरह मार रहा था। जैसे ही मैंने अंदर झाँक कर देखा तो एक औरत थी जिसे 9-10 साल बच्चे को पकड़ रखा था। उस बच्चे को हाथ से मरोड़ कर उसकी पीठ पर थप्पड़ मार रही थी। कपड़े धोने वाला डंडा उठा रखा था जिससे उसे पीटने लगती और वो बच्चा रोए जा रहा था। जब भी वो बच्चे को मारती तो साथ खुद भी रो पड़ती। मुझे हैरत उस समय हुई जब मैंने उस औरत को देखा। वो जितनी जोर से अपने बच्चे को कपड़े धोने वाले डंडे से मारती थी, अगले ही पल वो डंडा अपनी टांग पर भी पूरी ताकत से मार देती। हो ना हो ये इस बच्चे की माँ थी जो अपने बेटे के साथ साथ खुद को भी दर्द दे रही थी। लेकिन आखिर क्यों मुझसे रहा ना गया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। अगले पल उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। कहने लगी, खबरदार जो तेरी आवाज़ बाहर तक आई, अपनी जुबान बिल्कुल बंद कर ले वरना तेरी जुबान काट कर इस पालतू कुत्ते को खिला दूंगी। वो बच्चा डर कर अपने मुंह पर हाथ रखकर बस अपनी पीठ पर हाथ रखे रोए जा रहा था। वो औरत दरवाजे पर आई तो फौरन अपने सर पर पल्लू कर लिया। अपना मुंह छुपाकर मुझसे कहने लगी कि बताइए क्या काम है आपको। उस औरत की बात सुनकर मैं कहने लगा कि दीदी, भले ही आपके घर का मामला है, मुझे ऐसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बच्चे से आपका रिश्ता क्या है। यह सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। फिर कहने लगी कि ये मेरा बेटा है। अगले ही पल में बोला कि ये आपका बेटा है तो आप इसे इस कदर जालिमों की तरह से क्यों मार रही हैं। बच्चे तो गलतियां कर ही देते हैं, मगर इस तरह मार कर आप इसे और ढीठ बना देंगी। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे प्यार से समझाइए, बाकी जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको मेरा समझाना बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बच्चों पर होता हुआ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी ये बात सुनकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि आप तो बाहर के बंदे हैं, फिर भी मेरे बच्चे पर कब का इतना एहसास किया, जबकि मैं तो इसकी माँ हूँ और माँ का कलेजा तो अपने बेटे को तकलीफ में देखकर फट जाता है। आप जानते भी हैं कि आखिर मैंने अपने बेटे पर हाथ क्यों उठाया। इतना कहकर वो औरत मुझे बताने लगी कि मैं विधवा औरत हूँ, मेरा पति कुछ महीने पहले मर गया है, मेरा ये इकलौता बेटा ही मेरा कुल सहारा है। मेरे भाई तो वैसे ही मुझसे बेगाने हो चुके हैं, मुझसे हर रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं, जबकि ससुराल वाले भी मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं और आखिर को मेरे पति का हिस्सा भी हड़प गए हैं और इस पुराने मकान में हम दोनों माँ बेटे को छोड़कर चले गए। ये सुनकर वो औरत रोने लगी। कहने लगी कि मैं इसलिए अपने बेटे को पीट रही थी क्योंकि आवारा दोस्तों में मिलकर बैठने लगा है। मैं इसे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, खुद मेहनत मजदूरियाँ कर रही हूँ, लोगों की बातें सुन रही हूँ, दर दर के धक्के खा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अब इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और ये गरीबी हमसे छूट जाए। लेकिन ये स्कूल समय पर पहुँचता ही नहीं है। रोज़ इसके स्कूल से फ़ोन आ रहा होता है, मास्टर इसकी शिकायत कर रहे होते हैं। ना ही ये घर पर समय से आता है और ना ही ये स्कूल समय पर पहुँचता है।
इसकी दोस्ती आवारा लड़कों के साथ हो गई है, उनके साथ बैठकर बस आवारागर्दियां करता रहता है। अब ऐसी हरकत पर मैं अपने बच्चे को मारूं ना तो फिर और क्या करूं? कल को ये सिगरेट शराब जुआ शुरू कर देगा तो मैं इसका क्या करूंगी? ये तो अपनी आई मौत पर मर जाएगा, मुझे भी मारकर धक्के देकर घर से निकाल देगा। फिर आखिर मैं दुखियारी अपने दुख लेकर कहाँ जाऊंगी? उस औरत की बात सुनकर मुझे सचमुच इस बच्चे पर हैरत हुई थी, जो एक तरफ बैठा अपनी पीठ को सहलाकर रोए जा रहा था। फिर भी मैंने उस औरत से यही कहा कि अगर आप अपने बच्चे को प्यार से समझाएंगी तो वो ज़रूर समझेगा, भगवान आपका भला करे। इतना कहने के बाद मैंने अपनी सैलरी से 1000 रुपये निकाल कर इस औरत के हाथ पर रख दिए। वो कहने लगी कि नहीं, मैं भीख नहीं लेती, ना ही लोगों से पैसे लेती हूँ, ये पैसे आप अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं उससे कहने लगा कि नहीं दीदी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझकर ये पैसे दे रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह गरीब घर से संबंध रखता हूँ, इसलिए आपका दुख समझ सकता हूँ, आप ये पैसे रख लीजिए। यूं उसने रोते हुए मुझे दुआएं दी और वो पैसे रख कर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस बच्चे पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। जब तक घर पहुंचा यही सोचता रहा कि आखिर की भगवान उस बच्चे को सद्बुद्धि दे, उसकी माँ उसकी खातिर, उसे पढ़ाने लिखाने की खातिर क्या कुछ करती फिर रही है। अच्छा है कि वो बच्चा पढ़ लिख जाएगा और अपनी माँ का सहारा बन जाएगा, बिल्कुल मेरी ही तरह। मेरी माँ भी तो ऐसी ही गरीबी से उलझी हुई थी और ऐसी ही मुश्किल और परेशानी से गुजर कर उसने मुझे पाला पोसा था। मेरे ननिहाल और ददियाल वाले भी कुछ अच्छे ना थे, उन लोगों ने हमारे साथ भी कोई अच्छाई ना की थी। बस मेरी माँ और मेरे बड़े भाई जो कि मुझे पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचा रहे थे। लेकिन भगवान की करनी ऐसी हुई कि मेरे भाई की फैक्ट्री में काम करते हुए अपनी टांग खो बैठे, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब भगवान का धन्यवाद था कि मुझे जॉब मिल चुकी थी। आज तो हमारे घर में दिवाली के जैसा माहौल था, क्योंकि मैं एक अच्छी सैलरी लेकर घर आया था। अगले दिन जब मैं दोबारा काम पर जाने लगा तो मुझे याद आया कि माँ ने मुझे सब्जियों की लिस्ट बनाकर दी थी जो कि मुझे बाजार से लेकर आनी थी। मैंने वो सारी सब्जियां लेने की खातिर बाजार का रुख किया, लेकिन कोई ताज़ी सब्जी नहीं मिल रही थी। उस दिन तो काम से आते हुए भी मैं काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए सोचा कि मैं कल सुबह मंडी में जाऊंगा और मंडी में जाकर वहां से ताज़ा सब्जियां ले लूंगा। अगले दिन जब मैं मंडी जाने के लिए निकला तो मंडी में जो कुछ मैंने देखा, मेरी आंखें हैरत से फैल चुकी थी। जब मैं मंडी गया तो मुझे एक तरफ 9-10 साल का बच्चा यूनिफॉर्म में दिखाई दिया, जो कि सब्जी वाली एक बड़ी गाड़ी की तरफ भागकर जा रहा था। मैं समझ ना सका कि आखिर ये मामला क्या है। ये बच्चा मुझे उस बच्चे की तरह लगा जो उस दिन अपनी माँ से मार खा रहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास गया, लेकिन फिर जो हरकत उसने की मैं देखकर हैरान रह गया। जैसे लोग गाड़ियों से सब्जियां उतार रहे थे जो बड़ी बड़ी बोरियों में भरे थे, वहां पर आने वाले दिहाड़ी वाले ठेले वाले सब्जियां उनसे ले रहे थे, तो बोरी में डालते हुए अक्सर सब्जियां, प्याज, टमाटर, आलू वगैरह गिर रहे थे। जैसे ही कोई चीज़ गिरती वो बच्चा फौरन अपने पास मौजूद एक थैले में डाल लेता, फिर कोई चीज़ गिरती तो वो फिर उठा रहा था और वो चीज़ें उनसे ले रहा था। एक बार तो बच्चे ने जब नीचे हाथ बढ़ाया था कि आलू उठा सके, तो दूसरे इंसान ने उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया। वो दर्द से बिलबिला उठा। अगले ही पल उस आदमी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। कहने लगा कि अंधा है क्या, यहाँ क्या कर रहा है, बाप किधर है तेरा, जा दफा हो जाए यहाँ से, तुझे नजर नहीं आ रहा कि काम कर रहा हूँ, कहीं नीचे आके मरा गया तो बिला वजह ही हम पर केस बनता फिरेगा। मैं खामोशी से उसकी हर हरकत को नोट करता रहा। जब वो बच्चा मंडी से निकल आया, उसके थैले में बहुत सारी सब्जियां भर चुकी थी। यूं बार बार गिरने की वजह से और सब्जियां उठाने की वजह से उसका यूनिफॉर्म भी काफी गंदा हो गया था। आंखों में भी हल्के हल्के आंसू थे। वो वहां से आकर एक तरफ अपनी सब्जियां लेकर बैठ गया। सारी सब्जियां उसने अपने थैले से निकाल कर उसके ऊपर रख दी थी। कुछ प्याज थे, कुछ टमाटर थे, कुछ आलू थे, एक तरफ पालक की गट्ठी थी, तो फिर मटर की कुछ फलियां थी, गोभी का एक फूल था, फिर हरी मिर्च एक तरफ उसने अच्छे से रखी थी। बड़ी बड़ी रेडियो ठेले वाले आवाज लगा रहे थे ताकि लोग उनसे आकर सब्जी खरीद सकें। ये बच्चा एक तरफ बैठा उन्हीं को देखा देखी आवाजें लगाने लगा। लोग उसके पास रुक कर उसे देख रहे थे। वो अपनी मार्केट में सबसे अलग दुकानदार था जो थोड़ी बहुत सब्जी रख कर उसे बेच रहा था। सामने ही सब्जी की बड़ी दुकान थी। एक औरत आई जिसके साथ एक छोटा बच्चा था। उसने जब एक बच्चे को यूं सब्जी बेचते देखा, उसकी यूनिफॉर्म गंदी देखी और आंखों में आंसू देखे, तो वो चलती हुई उसके पास आ गई, बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उससे गोभी का फूल और प्याज टमाटर लेकर चली गई। बच्चा खुश हो गया था। उसने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये बात सामने वाले दुकानदार को अंदर ही अंदर जला चुकी थी। वो आगे बढ़ा और आकर उस बच्चे को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। उसके यूनिफॉर्म के बटन टूटकर गिर चुके थे। बच्चा घबरा गया। शायद जानता था कि स्कूल में अगर इस हुलिये में गया तो मास्टर जी बहुत मारेंगे और माँ भी सवाल करेंगी कि कहाँ गए तेरे बटन, आज फिर तू बटन गिराया है, जरूर आवारागर्दियां करके आया होगा दोस्तों के साथ। वो उस बच्चे को थप्पड़ मार चुका था। थप्पड़ मारकर कहने लगा, दफा हो जा यहाँ से,
किसने अनुमति दी है मेरी दुकान के सामने सब्जी लगाने की? चल दफा हो जाओ। बच्चा गिरा तो वो उसे ठोकरे मारकर उठाने लगा, कहने लगा कि चल यहाँ से वरना हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। वो बच्चा डर चुका था, लेकिन तभी आसपास के दुकान वाले आगे बढ़े और कहने लगे कि बच्चे पर क्यों जुल्म कर रहे हो? इस बच्चे के पास सब्जी ही कितनी है, ये कितने लोगों को अपने पास रोक लेगा? हम भी तो हैं जो इस बच्चे को रोज यहाँ पर आते जाते देखते हैं। बिला वजह बच्चे पर हाथ मत उठाओ। लेकिन वो बच्चा खामोशी से सब्जी दोबारा थैले में डालकर वहां से आगे जाने लगा। कुछ ही आगे गया था कि तभी एक आदमी ने उसे धक्का दिया तो वो गिर गया। सब्जी का थैला उसके हाथ से छूटकर गिरा तो सामने से गाड़ी आ रही थी जो उस थैले को कुचल कर आगे बढ़ गई। थैला भी खराब हो चुका था और उसमें मौजूद सारी सब्जी भी कुचली जा चुकी थी। वो बच्चा रोते हुए बड़ी बेबसी से कभी उस जाती हुई गाड़ी को देखता और कभी अपनी कुचली हुई सब्जी को। फिर गहरी सांस ले करके उसने अपने हाथ में मौजूद पैसों को देखा और सीधा उन पैसों को अपने बैग में डालकर तेज तेज कदम उठाकर स्कूल जाने लगा। मैं उस बच्चे का पीछा कर रहा था। कुछ तो था जो इस बच्चे में आम बच्चों से बढ़कर था। वो बच्चा सीधा स्कूल गया। स्कूल के अंदर गया तो मैं भी स्कूल की छोटी छोटी दीवारों से झांक कर अंदर का दृश्य देखने लगा, क्योंकि ये सरकारी स्कूल था और काफी पुराना बना हुआ था। दीवारें भी एक तरफ से काफी टूटी हुई थी और गिरी हुई थी। वो बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ तो अगले ही पल मास्टर ने उसे देखा। मास्टर पढ़ाना शुरू कर चुके थे। जब उस बच्चे को देखा तो अगले ही पल डंडा हाथ में उठा लिया। उस बच्चे ने बैग अपनी जगह पर रखा तो मास्टर फौरन कहने लगा, लो आ गए नवाबजादे, देखो तो इसकी हालत से लग रहा है जैसे इसकी माँ सारे घर के काम इसी से ही करवाती हैं। बच्चे ये सुनकर हंस रहे थे। फिर मास्टर कहने लगा, देखो तो जरा, ऐसे लगता है कि जैसे बर्तन ही धोकर आया है। छोटे बहन भाइयों को नहला धुलाकर फिर मजदूरी भी करके सारे कामों से फ्री होकर ही स्कूल पढ़ने के लिए चला आया है। इसकी हालत देखो, कॉलर फटा, बटन टूटे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कचरे के ढेर से उठकर आ चुका है। वो बच्चा डरा सहमा एक तरफ खड़ा था, हाथों की हथेली मसल रहा था। शायद हथेली मसल कर गर्म कर रहा था। ये बात उसके दिमाग में थी कि अब मास्टर जी उसे मारेंगे। अगले ही पल इतना मोटा डंडा लेकर मास्टर सामने आए और उसे अपने पास बुलाया। वो उसे गाली देने से भी परहेज नहीं कर रहे थे। जैसे वो बच्चा सामने गया तो मास्टर जी पूरी ताकत से मोटा डंडा उसके हाथ पर मारने लगे। बच्चा दर्द से सिसक पड़ा था लेकिन रोया नहीं था। लेकिन जब 5-6 डंडे इकट्ठे उसके हाथ पर पड़े तो वह दर्द से रोने लगा। अपने हाथ को हिलाकर जैसे महसूस करने लगा कि उसका हाथ ठीक भी है या नहीं। वो रोए जा रहा था। मास्टर ने उसे क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया। कहने लगा कि तुम धूप में बैठकर पढ़ाई करोगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको छाया में बिठाया जाए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। बच्चा फिर भी कुछ न बोला और एक तरफ बैठ गया। बाकी बच्चे छाया में थे और वो धूप में फिर भी जो कुछ मास्टर पढ़ा रहे थे वो सब बच्चों से ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। जैसे छुट्टी हुई तो वो बच्चा एक बार फिर बाजार चला गया। बाजार जाकर वो एक कपड़ों की दुकान पर गया था। कपड़ों की दुकान पर जाकर उसने दुकानदार को अपनी जेब से वो सारे पैसे निकाल कर दे दिए जो उसने कुछ सुबह सब्जी बेचकर कमाए थे। जैसे ही पैसे दिए तो दुकानदार उससे कहने लगा कि बस थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, इसके बाद तुम अपनी चीज ले जाना। जो तो बच्चा खुश हो गया, कहने लगा कि चाचा मेरी चीज किसी और को मत देना, ठीक है ना, मैं कुछ दिनों बाद वो आकर ले जाऊंगा। इसके बाद वो बच्चा दोबारा वहां से होता हुआ एक बिल्डिंग के पास चला गया जहाँ पर बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। वो बच्चा उन मजदूरों के पास गया तो मजदूर शायद उसे पहचानते थे। कहने लगे कि बेटा तू आ गया स्कूल से? तो वो कहने लगा कि हाँ चाचा, मुझसे भी थोड़ा काम करवा लो चाचा। छोटी छोटी बाल्टियों में से बजरी और बालू डालकर देने लगा और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने कंधों पर लाद कर वो बाल्टी आगे पहुंचाने लगा। 2 घंटे तक वहां पर काम करता रहा। जैसे ही मजदूरों को छुट्टी हुई तो वो बच्चा भी अपनी मजदूरी लेकर एक तरफ चल दिया। इस बार वो एक घर के बाहर रुका था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत बाहर निकली। उसने वो पैसे उस औरत को पकड़ा दिए और फिर थका हारा हाथों में छाले लिए अपने घर चला आया। जैसे ही घर गया तो एक बार फिर उसकी माँ उसे मारने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। ये बच्चा आखिर करता क्या था? इतनी मेहनत कर रहा था, शायद अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था। लेकिन जो भी पैसे उसने कमाए थे उसने वो पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर नहीं रखे थे, बल्कि वो पैसे उसने लाकर पहले एक दुकान वाले को दिए और फिर उस औरत को। आखिर उनसे उसका क्या रिश्ता था? बहरहाल जो कुछ भी था, ये बच्चा आवारा तो बिल्कुल नहीं था, शरीफ लड़का था और ये सच्चाई में इस बच्चे की माँ इसके मास्टर को बताना चाहता था। आज मैं ऑफिस से भी छुट्टी कर चुका था, वो भी बच्चे की वजह से। सब्जी लाना तो मैं भूल ही गया था, इसलिए सिर्फ एक दिन की सब्जी लेकर ही घर गया था और सोच चुका था कि अगली सुबह मुझे क्या करना है। जैसे ही सुबह हुई तो वो बच्चा अपने घर से निकल चुका था। मैं फौरन ही उस औरत के पास गया। कहने लगा, दीदी मेरे साथ चलो, तुम कहती हो ना कि तुम्हारा बच्चा आवारागर्दियां करता है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा बच्चा क्या कुछ करता है। वो औरत फौरन सर पर पल्लू लेकर मेरे साथ घर से निकल गई थी।
इतना कहने के बाद मैंने उस स्कूल के मास्टर से भी पहले ही कह दिया था कि आप मुझे फला जगह पर मिलना। जैसे ही मैं उस औरत को लेकर वहां पर पहुंचा तो बच्चे के मास्टर भी वहां पर आ चुके थे। सवाल करने लगे कि यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मैंने दोनों को अपने साथ लिया और मंडी चलाया। एक तरफ उन्हें दिखाया कि वो बच्चा क्या कर रहा है। आज भी कल ही की तरह वो गिरी हुई सब्जियां उठाकर एक थैले में भर रहा था। जैसे ही सब्जियां थैले में भर गईं तो वो उन सब्जियों को लेकर बाजार चला आया। लोग उसे धुतकार रहे थे, मार रहे थे, लेकिन फिर भी वो खामोशी से एक तरफ बैठा आंखों में आंसू लिए सब्जी बेचने की आवाजें लगा रहा था। कितने ही लोग वहां पर उससे सब्जी खरीद भी रहे थे। उसकी सब्जी थोड़ी सी होती थी, इसलिए जल्दी बिक जाती थी। जो पैसे उसके पास आते थे वो पैसे लेकर वो वहां से जाने लगा तो अचानक सामने वाला दुकानदार आया। कहने लगा कि इन पैसों पर मेरा भी हक है, 50% पैसा मुझे दे दो, क्योंकि तुम मेरी दुकान के सामने दुकान लगाते हो और मेरे ग्राहक चोरी करते हो। वो बच्चा डर चुका था, जबकि उसकी माँ आंखों में आंसू लिए दृश्य देख रही थी। मास्टर भी जैसे बिल्कुल शॉक्ड होकर खड़े थे। इसके बाद वो बच्चा एक दुकानदार के पास गया था। सबकी झिड़कियां सहकर वो दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उसे एक सूट पकड़ा दिया। आज उसके पैसे एक सूट के लिए पूरे हो चुके थे। वो दुकानदार से सूट लेने गया तो वो खुश हो गया। खुशी खुशी सूट को लेकर वो भागकर आज एक घर की तरफ गया था। जाकर जल्दी से दरवाजा खटखटाया और उस औरत को ये सूट दे दिया। कहने लगा, मेरी माँ का सूट है, तुम जल्दी जल्दी मेरी माँ का सूट सी देना और पैसों की चिंता मत करना, मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगा। वो औरत भी वो सूट लेकर घर में जा चुकी थी और वो बच्चा फिर वहां से तेज तेज भागता हुआ वापस स्कूल पहुंचा था। तब तक मास्टर स्कूल जा चुके थे। हमेशा की तरह आज भी उसने बैग एक तरफ रखा था और हाथ निकालकर मास्टर के सामने गया था कि मास्टर उसे मारेंगे, लेकिन मास्टर ने अगले ही पल उसे सीने से लगा लिया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। उसे अपने पास बिठाया, पानी पिलाया, उसके बाल सही किए। बच्चा भी हैरान था कि आखिर मास्टर को हुआ क्या है, और उसे सबसे आगे आगे बिठाकर पढ़ाया था। आज जब मजदूरी करके घर गया तो उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाकर रखा था। अपने बच्चे को खूब प्यार किया, उसके हाथों को चूमा और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि माँ में इतना बदलाव कैसे आ गया। तभी मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी माँ उसे कहने लगी कि बेटा, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन तुम वो कपड़े लेकर कहाँ गए थे। वो बच्चा रोने लगा, कहने लगा कि माँ, तुम्हारे सारे कपड़े फट चुके हैं। तुम जब औरों के घर में काम करने जाती हो तो तुम्हारे कपड़ों में जगह जगह से फटे हुए होते हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था ताकि तुम्हारे लिए सूट ले सकूं और तुम अच्छे कपड़े पहनकर जा सको। ये सुनकर उसकी माँ अपने बच्चे को सीने से लगा चुकी थी। दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी कि वो अपने बच्चे को कितना गलत समझती थी, जबकि वो तो बिल्कुल मासूम सा फरिश्ता सा था। बहरहाल इन दोनों माँ बेटे को इतना इमोशनल देखकर मैं भी दुखी हो गया था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने इस बच्चे को और तकलीफ पहुंचाने से बचा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।